तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। न वो झुकने को तैयार हैं, ना ही सरकार झुकने को तैयार दिख रही। ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस के, रामायण के जिस कालनेमी पात्र का जिक्र अपने भाषण में कर दिया, उसके बाद से तो मामला और गर्मा गया है। कौन है ये कालनेमी? रामचरितमानस में आखिर कालनेमी का जिक्र क्यों है? कालनेमी की तरफ की बात करके मुख्यमंत्री ने किसके तरफ इशारा किया है? कौन है जो यज्ञ में विघ्न डालने वाला है? आज हम ये समझेंगे और साथ साथ इस बात को भी समझेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो पूज्य संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को उन्होंने कहा है और उनको उनके चरण स्पर्श की बात कही है, क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उलट एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, उनके बरक्स एक प्रतिक्रिया है, या फिर ये बीजेपी की या हिंदू इकोसिस्टम की या संघ परिवार की एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी है? आज विश्लेषण इसी बात का। और संभल में जजों के मामले में नया क्या है? क्यों लगातार तीसरा तबादला संभल में दिखाई दे रहा है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात शुरू करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बयान से, जो उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दिया। उन्होंने उन्हें पूज्य संत कहा, उनके चरणों में अपना प्रणाम कहा, यह भी कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ है सरकार उसकी जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड हुआ जब नाराज अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 28-30 घंटों से अनशन पर बैठे हैं। उनको लगातार नोटिस पर नोटिस दी जा रही है, लेकिन उनके स्टैंड के पहले चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रयागराज का प्रशासन, मेला प्रशासन, सबने अपना स्टैंड टफ कर रखा है। यानी कि साफ है कि न झुकने को तैयार हैं, ना ही वो किसी समझौते को तैयार है। उधर अविमुक्तेश्वरानंद भी उसी तरीके से मौजूद हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उन्होंने बयान दिया है? एक ही पार्टी में, एक ही सरकार में दो नंबर 1, नंबर 2 के दर्जे पर मौजूद इन दोनों लोगों के इस बयान को लेकर सियासी हलचल तो मच गई। यह कहा जाने लगा कि दो इंजन तो टकराते थे, यानी दिल्ली और लखनऊ में होता था, अब तो यहां उत्तर प्रदेश में डब्बे टकराने लगे। यानी कि शंकराचार्य के मुद्दे पर क्या केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए? लेकिन इसमें कैच भी है। जो लोग बीजेपी को, जो लोग पूरे उस संघ परिवार को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि शंकराचार्य का यह प्रकरण बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक चर्चा यह चल पड़ी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, किसी भी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने की ये एक कोशिश है? इसे हम समझेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान था कालनेमी, मुख्यमंत्री ने कालनेमी किसे कहा था? कालनेमी है कौन? तो कालनेमी का जिक्र मिलता है पौराणिक ग्रंथों में, रामायण और रामचरितमानस में। सुंदरकांड में इसका जिक्र भी मिलता है। और जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा था, जब वो मूर्छित थे और कहते हैं कि अगर उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलती तो शायद उनके प्राण नहीं बचते, तब हनुमान जी को भेजा गया था उनके लिए जड़ी बूटी लाने के, संजीवनी बूटी लाने भेजा गया था। और जब वो रास्ते में उस संजीवनी को लाने जा रहे थे, तब रावण ने एक राक्षस को आधे रास्ते में हनुमान जी को रोकने के लिए जिसे भेजा था, वो था कालनेमी। और वो भी एक साधु का वेश बनाकर बैठा था। उसने हनुमान जी को मोहने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि जितना वक्त लगे कम से कम जो उपचार है संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी तक ना पहुंचे। ये पूरी कहानी है कालनेमी की। यानी कि ऐसा शख्स जिसे कि यज्ञ में विघ्न डालने वाला, जिसे कि राह में रोड़ा अटकाने वाला, और लक्ष्मण जी की जीवन और मृत्यु का जब सवाल है तब हनुमान जी को रोकने वाला। बाद में जब उसका राज खुला तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। ये पूरी कहानी है
जो कि रामचरितमानस में जिक्र भी किया है तुलसीदास ने, काल नेमी जिमी संत बनाई, जानी कपट कर सीता हराई। ये कालनेमी को लेकर के एक दोहा है रामचरितमानस के, लेकिन इसके कई प्रसंग मिलते हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी किसे कहा? दरअसल माघ मेले का जो स्वरूप है, या यूं कह लें कि चाहे कुंभ हो या माघ मेला हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब रहा है और मुख्यमंत्री इसे यज्ञ के समान मानते हैं और इसमें किसी भी तरीके का विघ्न न तो वो बर्दाश्त करते हैं, ना ही इसमें वो किसी को विघ्न डालने दे सकते, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा प्रकरण हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उसे विघ्न मानते हैं और शायद कालनेमी का जिक्र तभी उन्होंने किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने विपक्ष के लिए इस कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन तब तक यह पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण पर चिपक चुका था कि यह कालनेमी उन्होंने शंकराचार्य को लेकर ही कहा है, ऐसा जानकारों का भी मानना है। खैर, अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान को देखिए। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मुख्यमंत्री के उलट उन्होंने खुल करके कोई ऐसी बयानबाजी की हो। यह अलग बात है कि वक्त वक्त पर ऐसी बातें निकल करके आती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शायद माघ मेले को लेकर के ये नहीं निकल सकता था। इस तरीके का बयान शायद वो नहीं देते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और इसको सीधे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके इस बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बीच का रास्ता है। ऐसी स्थिति में जब अभिमुक्तेश्वरानंद झुकने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में जब प्रशासन उनके पास जाकर माफी मांगने को तैयार नहीं है, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने जो ये बातें कही हैं, ये उस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश के तौर पर है या मुख्यमंत्री के विरोध के तौर पर है? देखने पर तो ऐसा लगेगा कि यह मुख्यमंत्री का विरोध है, लेकिन जो लोग बीजेपी को जानते हैं, जो बीजेपी संघ परिवार के काम करने के तौर तरीकों को समझते हैं, उन्हें यह मालूम है कि यह भी एक समाधान का तरीका है और बीजेपी ने शायद इस समाधान के तरीके में ही केशव मौर्य को फिट भी किया होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केशव मौर्य विश्व हिंदू परिषद से आए हैं। उनका पूरा बीजेपी के पहले का जो जीवन है वो पूरा विश्व हिंदू परिषद का रहा है और विश्व हिंदू परिषद साधु संतों और इस तरीके के जितने धार्मिक आयोजन है सबकी अगुवाई करती रही। ऐसे में एक उनका खुद का प्रयागराज का होना, वीएचपी से होना और कहीं ना कहीं संत के गुस्से को शांत करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह जरूर है कि मुख्यमंत्री के अपने स्टैंड को टफ कर लेने के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इसे सिर्फ मुख्यमंत्री के विरोध के तौर पर कोई एक बयान नहीं देखा जाना चाहिए। यह बीजेपी और संघ परिवार का समाधान निकालने का भी एक तरीका है। खैर, सच्चाई क्या है वही जाने, लेकिन यह चर्चा अंदर खाने इस वक्त चल रही है। अगली खबर, और अब बात करेंगे संभल के नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम। 3 दिन के भीतर ही यह तीसरा तबादला है। विभांशु सुधीर का पहले तबादला किया गया। आरोप यह लगे कि विभांशु सुधीर ने चूंकि संभल के प्रशासन पर बहुत टफ स्टैंड लिया था, चाहे वो एसपी हो या फिर वहां के दूसरे पुलिसकर्मी, खासकर अनुज चौधरी और अनुज तोमर, जिन पर उन्होंने एफआईआर के आदेश दे दिए थे, उसके बाद से ही प्रशासन के निशाने पर थे। लेकिन विभांशु सुधीर के तबादले को कई तरीके से देखा गया। विभांशु सुधीर का तबादला हुआ तो आदित्य कुमार सिंह नए सीजेएम बनाए गए संभल के। अचानक उन्हें भी हटाया गया। कुछ घंटों की तक या कहें 1 या 2 दिन ही वो इस पद पर रह पाए, या पता नहीं उन्होंने अपनी सर्विस वहां ज्वाइन की या नहीं की। लेकिन तब तक तीसरे तबादले का भी पत्र आ गया और तीसरे तबादले में दीपक कुमार जायसवाल को नया सीजेएम बनाया गया है चंदौसी संभल का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सीजेएम
विभांशु सुधीर को हटाया गया, उनकी जगह आदित्य कुमार सिंह को लाया गया। आदित्य कुमार सिंह को भी का भी तबादला किया गया और उनकी जगह पर दीपक कुमार जायसवाल को कौशाम्बी से लाया गया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा खूब चल रही है कि क्या प्रशासन के खिलाफ टफ स्टैंड लेने, एएसपी और इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने, खास करके संभल हिंसा के मामले में, ये इस पूरे तबादले की वजह रही। हालांकि इसके अगर मूल में जाएंगे तो दो उनके ऐसे फैसले थे, जो एक उन्होंने दिसंबर में और एक 6 जनवरी को दिया। एक उन्होंने एक कारोबारी को जो फर्जी मुठभेड़ का एक मामला था, उसमें उन्होंने कई पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। और दूसरा जो 6 जनवरी को उन्होंने आदेश किया था, वो संभल हिंसा में एक लड़के को 3 गोली लगने के बाद जब उसके पिता ने याचिका दर्ज की थी, उसके बाद अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों पर उन्होंने एफआईआर के आदेश दिए। सरकार इसलिए परेशान थी, या कह सकते हैं प्रशासन में इसलिए हड़कंप था, क्योंकि संभल को लेकर के सरकार की सोच अपनी है, उनका अपना एजेंडा है। और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया था कि कोई एफआईआर जज के आदेश के बावजूद नहीं होगी, क्योंकि मैजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है और वो भी एक कानूनी जांच है। कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जुडिशियरी और प्रशासन में जबरदस्त टकराव था। पहला तबादला विभांशु सुधीर का हुआ और कहा जाता है कि उनको डिमोट करके सुल्तानपुर का भेजा गया। वो सीजेएम से नीचे के पद पे वहां पर उनको भेजा गया। और आदित्य कुमार सिंह को यहां नया सीजेएम बनाया गया। आदित्य कुमार सिंह वही हैं जो इसी चंदौसी में जज रहते हुए उन्होंने जामा मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर कहा जाता है, उसके सर्वे के आदेश दिए थे। और उसके बाद से इतना बवाल मचा, सर्वे हुआ, हिंसा हो गई, कई लोगों की जान चली गई। तो विभांशु सुधीर को हटाकर आदित्य कुमार सिंह को एलिवेट करके सीजेएम बनाया गया। लेकिन उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। और फिर हाईकोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से जो लिस्ट आई है, हालांकि ढेरों तबादले हैं उसमें, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदित्य कुमार सिंह को वहां से उनका दूसरी जगह तबादला कर दिया गया और नए सीजेएम को लाया गया है। यानी कि इस मामले में 3 दिन में 3 तबादले देखने को मिल गए। कहीं ना कहीं सरकार और जुडिशियरी पर भी सवाल उठे कि भाई आखिर अचानक ये तबादले क्यों हुए। उसके बाद माना जा रहा है कि ये एक कोर्स करेक्शन है और आदित्य कुमार सिंह को हटा करके ये दिखाया गया कि ये बताया गया है कि संभल में कोई पक्षपातपूर्ण चीजें ना हो, इसलिए कौशाम्बी से ट्रांसफर करके यहां नए सीजेएम लाए गए। देखना है अब इस मामले में मामला कहां तक बढ़ता है। अब सरकार और प्रशासन पिछले जो सीजेएम हैं उनके मामले में उच्च अदालत का दरवाजा खटखटा रही। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।